नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्टडी 91। और आज हम लोग लेकर आए हैं प्रोनाउन का चैप्टर। प्रोनाउन के बारे में डिस्कशन करेंगे क्योंकि नाउन के बाद जनरली आता है क्या प्रोनाउन, और प्रोनाउन की अगर परिभाषा पूछी जाए तो सभी लोग कहते हैं कि सर ऐसे वर्ड जो कि यूज़ किए जा सकते हैं नाउन की जगह पर वो कहलाते हैं प्रोनाउंस। अब नाउन की जगह पे कौन कौन से वर्ड्स यूज़ होते हैं और क्यों यूज़ होते हैं ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर हम कहें कि आपको याद होगा कि हम लोग निबंध पहले लिखते थे, और जैसे मान लो गाय पे निबंध लिखना है तो हम कहते थे कि हाँ गाय की एक पूंछ होती है, चार पैर होते हैं, फिर गाय, फिर काऊ, फिर काऊ, फिर काऊ। काऊ काऊ बार बार कहने से अच्छा यह है कि क्योंकि किसी भी लैंग्वेज में रिपीटिशन को अवॉइड किया जाता है, इसलिए अब हम लोग शी या इट का यूज आगे करते हैं अलग सेंटेंस में। जैसे किसी का नाम है, उनके बारे में अगर हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट बोला है तो उसके बाद जब भी उनके बारे में बोलेंगे, किसी मैन के बारे में या किसी वुमेन के बारे में, तो ही या शी का यूज करेंगे। तो रेपिटेशन ऑफ नाउन को अवॉइड करने के लिए प्रोनाउन का यूज किया जाता है। इसमें बहुत सारे प्रोनाउंस आ सकते हैं दोस्तों, लेकिन सबसे जरूरी जो हमारे पास प्रोनाउन है जिसमें से एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं वो है पर्सनल प्रोनाउन। और क्योंकि एग्जामिनेशन में आपसे कभी नहीं पूछेगा कि कितने टाइप के प्रोनाउंस होते हैं और प्रोनाउन की परिभाषा क्या होती है, डेफिनेशन क्या होता है, कभी एग्जाम में नहीं पूछेगा। सीधे सीधे उस पर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। हो सकता है फिल इन द ब्लैंक्स के टर्म में आ जाए, हो सकता है स्पॉटिंग एरर्स, या हो सकता है फ्रेज रिप्लेसमेंट के लॉजिक से भी पूछा जा सकता है या आ सकता है। तो अब जैसे कि यहां पर देख सकते हैं प्रोनाउन पार्ट 1 हम यहां पर लेकर आए हैं, और पहले क्या लिखा हुआ है, आई लगाऊं या मी। इसमें सबसे ज्यादा डाउट बच्चों को यही होता है कि जब भी हम बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउन की और उसमें सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस, तो सवाल इस बात का कि सब्जेक्टिव केस कहां पर लगाना है, ऑब्जेक्टिव केस कहां पर लगाना है। क्योंकि अगर हम बात करें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस होते क्या है, तो जब सब्जेक्ट की तरह कोई चीज यूज की जाती है तो उसको सब्जेक्टिव बोलते हैं, ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज की जाती है तो वो ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है। जैसे हम आई की बात करें तो आई सब्जेक्टिव केस है, उसके मी की बात करें तो ये मी क्या बन जाता है, ऑब्जेक्टिव केस। और एक और केस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव केस, जिसमें हम आई की बात करें तो माई हो जाएगा और माइन हो जाएगा। और क्या डिफरेंस होता है माई और माइन में, ये भी हम लोग सेंटेंसेस के माध्यम से देखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए यहां पर चलते हैं अपने कुछ कॉन्सेप्ट्स की तरफ जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोनाउंस के। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए प्रोनाउन का यूज किया जाता है। जैसे ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, दे हो गया, या यू हो गया, आई हो गया, वी हो गया, इन सभी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोनाउंस। इनके अलावा भी कुछ प्रोनाउंस होते हैं जैसे कि समवन हो गया, समबडी हो गया, हम कह सकते दिस हो गया, दैट हो गया, दिस हो गया, दोज हो गया। इसके अलावा एवरीवन, एवरीबडी, नो वन, नोबडी, ये सब प्रोनाउंस। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की अगर बात करें तो माई सेल्फ, हिमसेल्फ, ये सारे के सारे। या रेसिप्रोकल की बात करें तो ईच अदर, वन अनदर, ये सब आपके प्रोनाउंस के टाइप्स अलग अलग होते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा होता है जिसको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, वो होता है पर्सनल प्रोनाउन। तो सबसे पहले दोस्तों हमने यहां पर लिख दिया पर्सनल प्रोनाउन, और जैसा कि नाम से पता चल रहा है पर्सन को इंडिकेट करने वाला प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है। अच्छा, अगर हम पर्सन की बात करें कि कितने टाइप के पर्सन होते हैं, तो सभी को पता है कि मेजरली 3 टाइप के पर्सन होते हैं। पहला होता है फर्स्ट पर्सन, सभी लोगों ने पढ़ा होगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। और इसको भी आपको रटने की या याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप आसानी से बता सकते हो क्या फर्स्ट पर्सन है, क्या सेकंड पर्सन, क्या थर्ड पर्सन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस अगर लाइफ में किसको देते हो, अगर देते हो तो खुद को और अपनी फैमिली को। तो फर्स्ट पर्सन में क्या जाता है, अगर हम फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन की बात करें, यहां पर्सन लिख दे रहे, सॉरी, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसकी होती है, आई की, और उसके बाद हमारे लोगों की, आई और वी की। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में क्या आ गया, आई और वी। सेकंड पर्सन में अगर बात करें, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, तो उसमें क्या आ जाएगा, हम अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, उसके बाद जो सामने हमारे होता है, मौजूद होता है, उसके बारे में सोचते हैं, यानी कि सेकंड पर्सन क्या, यू। और उसके बाद यू भी निपट जाता है, तो उसके बाद हम लोग थर्ड पर्सन की बात करते हैं। और थर्ड पर्सन में तीसरा व्यक्ति कौन होगा, ही होगा या शी होगा, इट होगा या दे होगा। अब बहुत ध्यान से, अगर इसका प्लूरल पूछा जाए आपसे तो क्या बताओगे, आई का प्लूरल वी होता है ना, यू का प्लूरल भी यू होता है, सिंगुलर भी यू होता है। अगर पूछा जाए यू का प्लूरल क्या होगा, तो आप कहोगे यू रहता है, यू सिंगुलर भी, यू प्लूरल भी। लेकिन यू हमेशा प्लूरल वर्ब को लेता है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जबकि ही, शी, इट, इन तीनों के जो प्लूरल होते हैं वो क्या बनता है, दे बन जाता है।
एक से ज्यादा चाहे ही होगा, एक से ज्यादा चाहे शी होगा, चाहे इट होगा, सभी का प्लूरल क्या बनेगा? दे बनेगा, राइट। यहां तक कोई डाउट तो नहीं, समझ में आई होगी बात, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग इसके केसेस की बात करेंगे। ये आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। कितने टाइप के पर्सनल प्रोनाउन होते हैं? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, राइट। अब और ये बात हमेशा ध्यान रखना कि ही, शी, इट सभी का प्लूरल क्या होता है? दे होता है। यानी कि ये सभी के सभी क्या है? सिंगुलर, और ये है इसका प्लूरल। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसके अलावा अगर हम पर्सनल प्रोनाउन की बात करें तो पर्सनल प्रोनाउन के 3 केसेस भी होते हैं। कौन कौन से? पहला केस सब्जेक्टिव, 3 केसेस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, यहां लिख दिया मैंने। पहला कौन सा होता है? सब्जेक्टिव, दूसरा ऑब्जेक्टिव, और तीसरा पॉसेसिव। सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पॉसेसिव केस, ये 3 टाइप के केसेस होते हैं। अब जैसे हमने यहां पर आई की बात की, तो आई कौन सा केस होता है? सब्जेक्टिव, यहां पर हमने आई लिख दिया। मी की अगर बात करें तो मी हो जाता है ऑब्जेक्टिव केस, यहां पर मी लिख दिया। अगर हम इसके पोजीशन, पोजीशन का मतलब क्या होता है? तेरा, मेरा, इसका, उसका, यानी कि पॉसेसिव फॉर्म में लिखना, अपना अधिकार व्यक्त करना। तो उसके लिए हम लोग या तो माई का यूज करते हैं या कह सकते हैं हम लोग माइन का यूज करेंगे। तो इसका यूज क्या होता है सेंटेंस में? ये क्यों पढ़ाया जाता है? ये क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि अगर सेंटेंस में पता ही नहीं होगा कहां पे सब्जेक्टिव केस लगाना है, कहां पे ऑब्जेक्टिव, इसका मतलब गलतियां हो जाएंगी। जैसे एक सेंटेंस हमने फ्रेम किया, हमने कहा कि मी बीट ही यस्टरडे। देखिए, मी बीट ही यस्टरडे कहना चाहता है कि मैंने कल उसे पीटा। तो मैंने कल उसे पीटा में मैं जो है, मैंने का रोल क्या है? यहां पे सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्टिव केस लगेगा, मी नहीं लगेगा, आई लगेगा, राइट। फिर उसके बाद बीट किसे? उसे, जिसको पीटा वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। तो ऑब्जेक्टिव केस ही का क्या लगेगा? ही तो सब्जेक्टिव है ना, ही गलत है, तो क्या आ जाएगा? हिम आ जाएगा। हिम यस्टरडे, आई बीट हिम यस्टरडे, ये होना चाहिए, बल्कि ये नहीं होगा कि मी बीट ही यस्टरडे। अब आपको लग सकता है सर ये तो हमको पता है, बहुत आसान चीज है, लेकिन कई बार क्या होता है, हम लोगों से गलती हो जाती है लगाने में कि कहां पे सब्जेक्टिव केस लगेगा, कहां पे ऑब्जेक्टिव और कहां पे पॉसेसिव। तो चलो एक बार इसको रब करते हैं और देखते हैं। पहले हम सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर लेते हैं कि और कितने पार्ट होते हैं। अगर हम यहां पे लेके सभी के समझने की कोशिश करें तो हमने यहां पे लिख दिया सब्जेक्टिव, यहां पे ऑब्जेक्टिव और यहां पे पॉसेसिव, राइट। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहां पर आई, इसमें आ गया, मी, माय और माइन, ये सभी को रटा होना चाहिए, याद होना चाहिए एकदम से। उसके बाद अगर हम वी की बात करें तो वी के लिए ऑब्जेक्टिव केस अस हो जाएगा, पॉसेसिव केस आवर और आर्स, 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम यू की बात करें तो यू का हो जाएगा, यू ऑब्जेक्टिव केस यू रहता है, जबकि पोजीशन में क्या आ जाएगा? योर एंड योर्स। और ध्यान रहे कि यहां पर हम लोग एपॉस्ट्रोफी सिंबल नहीं लगाते, योर्स, बिना किसी कॉमा के, इन्वर्टेड कॉमा के, योर्स सिंपली। अब अगर हम बात करें ही की तो ही, हिम और हिज, इसका एक ही पोजीशन रहता है, हिज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। शी की बात करें तो शी के लिए हर ऑब्जेक्टिव केस, ये हर और हर्स, राइट, क्लियर है। अगर हम बात करें इट की तो इट इसका ऑब्जेक्टिव केस और इट्स इसका पॉसेसिव केस हो जाता है। अगर हम बात करें दे की तो दे के लिए देम, और इधर 2 हो जाते हैं, दियर और दियर्स हो जाते हैं। अब आप कहोगे सर जी जो आपने नेक्स्ट वाला लिखा है, 2 ऐसे हैं जिनका एक ही होता है, बाकी सबके 2-2 होते हैं। माई का माइन हो जाता है, आर का आर्स हो जाता है, योर का योर्स भी होता है, हर का हर्स भी होता है, दियर का दियर्स भी होता है। तो अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा सर माई कहां पे लगाएं, माइन कहां पर लगाएं। तो चलो देखते हैं, इसको एक बार आप रिवाइज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, किसी को अगर डाउट हो इसमें तो अब मेरे ख्याल से इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है, दिस इज माई बुक,
दिस इज माई बुक। क्या करो, ये बुक को आगे ले और कह दो दिस बुक इज माई, तो ये गलत हो जाएगा। दिस बुक इज माई नहीं होगा। रीजन क्या है कि पहला वाला पोजीशन हम तब यूज करते हैं जब उसके बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट या कोई ना कोई नाउन होता है। अगर उस नाउन को आगे ले और वो खाली अकेला पड़ जाए तो वो सेकंड वाला ही टर्म हमेशा यूज किया जाता है। सो दिस बुक इज माइन, ये लगाएंगे, राइट। यहां पे सही हो क्या? एक और देखो, दिस इज योर प्रॉब्लम, राइट। दिस इज योर प्रॉब्लम। अच्छा, प्रॉब्लम को आगे ले आओ, दिस प्रॉब्लम इज योर्स, राइट। दिस प्रॉब्लम इज योर नहीं होगा, योर्स हो जाएगा। तो आपको अब समझ में आ गया कि जब इसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट ना हो तो ये सेकंड वाला पोजीशन यूज किया जाता है। तब आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि माई कहां पर लगेगा या माइन कहां पर लगेगा, राइट। अब कई बार बच्चों क्या होता है कि एक चीज बड़ा डाउट होता है, देखिए ये इट में, ये वाले इट्स में और ये वाले इट्स में बड़ा डाउट होता है बच्चों को। तो समझ लेते हैं दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ये पोजीशन होता है इट का, पोजीशन इसका, है ना। मैं पहले वाले लेक्चर में भी बता चुका हूं आपको। जबकि इट्स, ये जो अपॉस्ट्रोफी वाला होता है, इसका मतलब होता है, ये संक्षिप्त रूप होता है, शॉर्ट फॉर्म होता है किसका? इट इज का, इट वॉज का और इट हैज का। यानी कि अगर आपको कहना हो इट इज, इट वॉज या इट हैज, हम लोग लगा सकते हैं ये वाला इट्स। तो उम्मीद है कि इसमें अंतर आपको समझ में आ गया होगा, राइट। एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल की बात करें तो हमने कहा इट्स रेनिंग, यानी इट इज रेनिंग, इट इज के लिए इट्स रेनिंग। फिर मैंने कहा द डॉग इज लुकिंग एट इट्स टेल। तो डॉग अपनी टेल की तरफ देख रहा है, अपने के लिए इट्स लगाए, यानी इसकी टेल, इसकी पूंछ, पोजीशन आ गया, इसलिए कौन सा लगा दिया? ये पोजीशन है, आईटीएस सिंपली। यहां आपको ये करने की जरूरत नहीं तो गलत हो जाएगा, राइट। तो क्या आएगा? ये वाला इट्स। क्लियर है? चलो रब करते हैं इसको। तो दोस्तों क्या होता है, आमतौर पे हम लोग समझते हैं कि सब्जेक्टिव केस लगाना, ऑब्जेक्टिव केस लगाना बहुत आसान होता है, लेकिन अक्सर गलतियां होती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आपने देखा होगा जब आप स्कूल में थे, या किसी भी हम बात करें, शो की बात करें, टेलीविजन के किसी शो की बात करें, तो उसमें अगर कोई पूछता है कि कौन कौन मेरे साथ चलेगा, तो आंसर में क्या आता है? मी, है ना। कौन कौन किताबें लेकर आया? मी, है ना। जबकि यहां पर आंसर आई होना चाहिए। रीजन क्या है? मैंने कहा कौन कौन मेरे साथ चलेगा, अगर आपको फुल आंसर देना होता तो आप क्या कहते हैं कि मैं चलूंगा या मैं चलूंगी। मैं चलूंगा में मैं का रोल क्या है? एज ए सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट? भाई डिफरेंट सी बात है, क्या है? सब्जेक्ट है, मैं चलूंगा। सो आई विल कम विद यू, कौन कौन मेरे साथ चलेगा? आई विल कम विद यू। इसी का शॉर्ट फॉर्म आप यूज करते हो मी, जबकि आई विल कम विद यू का शॉर्ट फॉर्म आई होना चाहिए, क्योंकि सब्जेक्टिव केस की बात कर रहा है, सब्जेक्ट लगाओगे, राइट। फिर अगर मैं आपसे पूछूं कि अर्जुन सर ने किसे किसे पढ़ाया है, तो यहां पर आंसर अगर आपको आई या मी में देना हो तो यहां पर आंसर आपका आएगा मी। रीजन क्या है? अर्जुन सर हो गए पढ़ाने वाले, जो कि हो गए सब्जेक्ट, जिसे पढ़ाएंगे वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट। क्लियर है? अब कोई डाउट तो नहीं होगा। जैसे एक सेंटेंस देखते हैं, लिखा हुआ है मी along with my sister, me along with my sister will attend the meeting. मी along with my sister will attend the meeting। अब सीधी सी बात है, यहां पे सब्जेक्ट की बात कर रहा है तो आई होना चाहिए, राइट। तो कुछ ऐसे हम लोग स्पेशल टाइप के सेंटेंसेस की बात करेंगे जहां पर थोड़ा सा मुश्किल होता है कि सब्जेक्टिव केस लगाएं या ऑब्जेक्टिव। एक एक से ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ ऑब्जेक्टिव केस। यूज ऑफ ऑब्जेक्टिव केस कि कहां कहां पर ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया जाता है। पहला पॉइंट है इसमें विद लेट। क्या मतलब हुआ? लेट के साथ ऑब्जेक्टिव केस आता है। जैसे कि लिखा हुआ है लेट दे सिट हियर।
लेट दे सिट हियर, तो लेट के साथ कौन सा केस आता है? ऑब्जेक्टिव केस। तो यहां पर दे गलत है, लेट देम सिट हियर, राइट? कोई डाउट तो नहीं, क्लियर है? इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं क्या है, और कहां पे ऑब्जेक्टिव केस आता है? विद प्रेपोजिशन। मतलब क्या हुआ कि प्रेपोजिशन के साथ भी ऑब्जेक्टिव केस आता है। एग्जाम्पल के तौर पर, डिवाइड दिस एप्पल बिटवीन ही एंड शी एंड लिसन टू शी। अगेन, तो ऑब्जेक्टिव केस आता है प्रेपोजिशन के साथ। तो आपने देखा पहले वाले सेंटेंस में प्रेपोजिशन क्या है? बिटवीन है, तो बिटवीन के साथ यहां पर ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे, हो जाएगा हिम, और यहां पर हो जाएगा हर, शी की जगह, राइट? और यहां पर लिसन टू शी नहीं होगा, लिसन टू हर हो जाएगा। तो आपने देखा कि प्रेपोजिशन के साथ और लेट के साथ लगाते हैं ऑब्जेक्टिव केस। एक और देखते हैं जहां पर हम लोग ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं, वो ये है विद द वर्ड, जो कि सबसे ज्यादा एग्जाम पूछा जाता है, एक्सेप्ट। एग्जाम्पल, नोबडी कैन हेल्प यू एक्सेप्ट, nobody can help you except I। देखिए, nobody can help you except I, except का मतलब क्या? सिवाय या मुझे छोड़कर। तो अब यहां पर मैंने क्या कहा? एक्सेप्ट के साथ भी ऑब्जेक्टिव केस आएगा, सब्जेक्टिव नहीं आएगा, तो काट देंगे इसको और लगा देंगे क्या? मी। nobody can help you except me। क्लियर है बच्चों? यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं। तो अब आपने सीख लिया कि ऑब्जेक्टिव केस कहां कहां पे आता है। अब हम सीखेंगे सब्जेक्टिव केस कहां पर आता है। तो यूज ऑफ सब्जेक्टिव केस, जिसमें पहला पॉइंट है विद टू बी वर्ब्स। अब ये विद टू बी वर्ब्स का मतलब यहां पर क्या है कि टू बी वर्ब्स के साथ हमेशा सब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, और अक्सर इस एग्जाम्पल में गलती होती है बच्चों। मैंने अगर कहा इट इज और इट्स, दोनों बात एक है। इट इज मी हु इज योर फ्रेंड। देख, इट इज मी हु इज योर फ्रेंड। तो अब यहां पे आप बता सकते हो क्या क्या करेक्शंस रिक्वायर्ड हैं? बताएं भाई सोच के, क्या क्या करेक्शंस इस सेंटेंस में रिक्वायर्ड है, क्या क्या गलती है? यहां पर मी नहीं होगा, यहां पर होगा इट इज आई, आई लगा दिया। और साथ ही साथ हु इज नहीं होगा, बल्कि होगा हु एम। रीजन क्या है? ये है रिलेटिव प्रोनाउन, आरपी शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा अपने से पहले आने वाले टर्म के बारे में बताता है। तो अब यहां पर हु क्या बन गया? आई बन गया। आई के अनुसार यहां पर क्या लगेगा? एम लगेगा। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा टेक्निकली? इट इज आई हु एम योर फ्रेंड। अच्छा, ये कैसे पता चला कि रिलेटिव प्रोनाउन अपने एंटीसीडेंट यानी पूर्व पद के बारे में बताता है? ये हर एक लैंग्वेज फॉलो करते हैं, रीजनिंग में भी आता है। जैसे आपने रीजनिंग पढ़ा होगा, एक स्टेटमेंट यहां पर लिखते हैं कि ए इज sitting third to the left of B, who is the neighbor of C। A is sitting third to the left of B, who is the neighbor of C। कहने का मतलब यह है कि A बी के तीसरे बाएं बैठा है, जो कि पड़ोसी है सी का। तो ये जो आया, जो कि पड़ोसी है सी का, ए बी के तीसरे बाएं बैठा है, जो कि पड़ोसी है सी का। तो ये बी के लिए बात आई या ए के लिए? तो कई लोग इसको रीजनिंग में जब बैठाते हैं सेटिंग अरेंजमेंट में, तो गलती ये कर देते हैं कि सी का जो पड़ोसी है ना, उसको ए बना देंगे, जबकि
जो कि पड़ोसी है सी का, बात ए के लिए नहीं हो रही, बात यहां पर बी के लिए हो रही है। तो कौन पड़ोसी है सी का? बी है। इसका मतलब ये है रिलेटिव प्रोनाउन आरपी। रिलेटिव प्रोनाउन उसके बारे में नहीं बताता, बल्कि ठीक पहले वाले आने वाले पद के बारे में बताता है। तो बी के बारे में आगे बात हो रही है, राइट। इन द सेम मैनर यहां पर आ गया रिलेटिव प्रोनाउन। अब यहां पर आई के बारे में नहीं बात करेगा, सॉरी इट के बारे में बात नहीं करेगा, बल्कि आई के बारे में बात करेगा, जो कि हमने यहां पे सब्जेक्टिव केस लगाया, इसलिए एम हो गया। जैसे मैं कहूं किसी भी रिलेटिव प्रोनाउन का ना तो सिंगुलर होता है ना प्लूरल होता है, जिसको रिप्रेजेंट करता वही बन जाता है। जैसे मैंने कहा कि आई हैव ए फ्रेंड हु इज ऑनेस्ट, हु इज लगाया, आई हैव ए फ्रेंड हु इज ऑनेस्ट। फिर मैंने कहा कि आई हैव मेनी फ्रेंड्स हु आर ऑनेस्ट, हो गया। वही हु के साथ इस लगा दिया, हु के साथ आर लगा दिया, डिपेंड करता है किसके ऊपर, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। इतनी बात समझ में आई। खैर, अब यहां पर आई क्यों आया है? क्योंकि कभी भी हम लोग टू बी वर्ब की बात करें, इसका मतलब टू बी वर्ब का मतलब क्या होता है बच्चे? टू बी वर्ब का मतलब होता है इज, एम, आर, वॉज, वर। प्रोनाउंस के साथ अगर इज, एम, आर, वॉज, वर जुड़ा हो, कनेक्टेड हो, तो हमेशा सब्जेक्टिव केस में रखना पड़ता है। जैसे अगर मैं कहूं कि इस सेंटेंस को आपको ट्रांसलेट करना है, वो सेंटेंस क्या है? वो सेंटेंस ये है, मैं हूं। तो क्या बोलोगे? आई एम मी और आई एम आई। इसका ट्रांसलेशन होगा आई एम आई, हम है, वी आर वी। इन द सेम मैनर इट इज आई, क्योंकि बीच में क्या है? टू बी वर्ब है। यहां पर बीच में क्या है? टू बी वर्ब है। टू बी वर्ब से कनेक्टेड होगा, इज, एम, आर, वॉज, वर से कनेक्टेड होगा, तो हमेशा सब्जेक्टिव केस आएगा। दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग आई हियर, नॉट मी। क्लियर हो गया भाई? ये सेंटेंस क्लियर हो गया? किसी के समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया होगा, इसमें कोई भी ऐसा रॉकेट साइंस जैसी चीज नहीं है। तो सब्जेक्टिव केस लगाते हैं दोस्तों टू बी वर्ब्स के साथ, इज, एम, आर, वॉज, वर के साथ सब्जेक्टिव केस ऑफ द प्रोनाउन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, और कहां पर हम लोग सब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं वो देखते हैं। सेकंड पॉइंट, हाँ, इन कंपैरिजन यूजिंग देन। कंपैरिजन करते वक्त देन के साथ भी सब्जेक्टिव केस आता है, लेकिन लोग लगाते हैं आमतौर पे ऑब्जेक्टिव केस। देखते हैं कैसे। मैंने कहा कि आई एम टॉलर देन हिम। आई एम टॉलर देन हिम, यहां पर हिम गलत है बच्चे, क्योंकि कंपैरिजन में कभी भी अगर देखो इसमें कोई डाउट हो तो एक चीज हमेशा पॉइंट आउट करना कि कंपैरिजन करने का, तुलना करने का एक नियम होता है। वो नियम क्या होता है कि जब कभी भी तुलना करें एक जैसी वस्तुओं के बीच में कंपैरिजन होता है, यानी कि मनुष्य का मनुष्य के साथ, पर्सन का पर्सन के साथ, यानी एनिमल का एनिमल के साथ, नॉन लिविंग का नॉन लिविंग के साथ, घर का घर के साथ, क्लियर, मनी का मनी के साथ, कंडीशन कंडीशन के साथ, इंडिया का इंडिया के साथ, किसी और कंट्री के साथ, कंट्री टू कंट्री कंपैरिजन। तो कंपैरिजन हमेशा सेम चीजों के बीच होता है और सेम केसेस के बीच में होता है। तो अब यहां पर हम जिससे कंपैरिजन कर रहे हैं आई, एक यहां पर सब्जेक्ट लिखा हुआ, आई का कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? हिम से कर रहे हैं, जो कि नहीं हो सकता। सेम केस में कंपैरिजन किया जाता है, ये सब्जेक्टिव केस है, तो यहां पर भी सब्जेक्टिव केस होना चाहिए। दैट इज वाई यहां पर हिम गलत हो जाता है। क्या आएगा? ही। तो क्या बोलेंगे? आई एम टॉलर देन ही, राइट। कोई दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसी सेंटेंस में एक सेंटेंस ऐसा बनता है कि जहां पर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों लगाया जा सकता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है आई लाइक हर मोर देन ही या हिम। देखिए आई लाइक हर मोर देन ही या हिम, तो अब सीधी सी बात है, यहां पर तीन लोग हैं, यहां पर 1 to 1 कंपैरिजन चल रहा है एक का दूसरे के साथ, लेकिन यहां पर आई लाइक है, आई लाइक हर, मैं उसे पसंद करता हूं उससे ज्यादा। अब यहां पर ही भी सही माना जाएगा, हिम भी सही माना जाएगा, यानी कि सब्जेक्टिव केस भी सही, ऑब्जेक्टिव केस, लेकिन दोनों में अंतर होगा। समझते बात को? अगर हम ये कहें आई लाइक हर मोर देन ही, तो पता है इस सेंटेंस का मतलब क्या होगा कि मैं उसे पसंद करता हूं उससे ज्यादा जितना कि वह उसे पसंद करता है। अब समझना बहुत ध्यान से, दोनों उसको पसंद कर रहे हैं, ये हो गई कॉमन, राइट।
अब लड़ाई झगड़ा किसमें होगा, तुलना किसमें, ये तो कॉमन होगा, पसंद जिसको दोनों किया जा रहा है, दोनों लोग कर रहे हैं। लड़ाई झगड़ा किसमें होगा, आई में होगा और ही में होगा। ये कौन सा केस है, सब्जेक्टिव, तो ये भी कौन सा केस है, सब्जेक्टिव, इसलिए यहां पर ही सही हो जाता है। सेंटेंस का मीनिंग क्या है कि मैं उसे पसंद करता हूं, वो भी उसे पसंद करता है, लेकिन मेरा उसे पसंद करना उसका पसंद करने से ज्यादा है, राइट। अगर हम यहां पर हिम लगा दें और कह दें आई लाइक हर मोर देन हिम, तो क्या मतलब हो जाएगा। अब देखें, यहां पर मैं दोनों को पसंद कर रहा हूं। आई लाइक हर किससे ज्यादा, मोर देन हिम, यानी उससे, उस पर्सन से ज्यादा इस पर्सन को लाइक कर रहा हूं। मैं हो गया यहां पर कॉमन, जो कि दोनों को पसंद कर रहा है। अब कंपैरिजन, तुलना किसमें किसमें मैं कर रहा हूं, इसमें कर रहा हूं और इसमें कर रहा हूं। इसका मतलब यहां पर ऑब्जेक्टिव केस और यहां पर भी ऑब्जेक्टिव केस। तो यहां पर बहुत ध्यान से देखना, अगर 3 लोग आ जाते हैं, आई लाइक हर, देखो ये भी है, ये भी है, ये भी है, राइट। तो ऑब्जेक्टिव केस भी आ सकता है, सब्जेक्टिव भी आ सकता है, लेकिन अगर 2 ही लोग हों, जैसे आई एम टॉलर देन हिम, तो हमेशा सब्जेक्टिव केस का यूज किया जाएगा, हिम गलत हो जाएगा। तो भाई बहुत ही ट्रिकी पेचीदा बात थी, यहां पर समझ में आया होगा चीजों को ना। अभी भी नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि सर फिर से समझा दीजिए, मुझे ये एग्जांपल नहीं समझ में आया। उसके बाद तीसरा पॉइंट देखते हैं कि कहां पे हमें सब्जेक्टिव केस का यूज करना होता है। तो तीसरा पॉइंट है विद एज एंड सो एज। और किसके साथ सब्जेक्टिव केस आता है, एज और सो एज के साथ आता है तुलना करते वक्त। जैसे आई एम एज गुड एज हर, बताओ सही है। आई एम एज गुड, मैं उतना ही अच्छा हूं जितना कि वह। आई एम एज गुड एज हर नहीं होगा, बल्कि सब्जेक्टिव केस शी। आई एम एज गुड एज शी हो जाएगा। अच्छा, एज और सो एज में डिफरेंस क्या होता है। सो एज आता है बच्चों नॉट के साथ। जैसे अगर मैं यहीं पर नॉट लगा दूं और मैं कह दूं आई एम नॉट एज गुड एज शी, तो अब यहां पे एरर बता सकते हो क्या है, शी तो सही लिखा हुआ है, लेकिन जैसे ही आपने नॉट लगाया तो नॉट के साथ क्या होता है बच्चे, ये जो नॉट लगा दिया इसकी वजह से यहां पर एज का कॉम्बिनेशन नहीं जाएगा। देखो एज कॉम्बिनेशन नहीं जाएगा, बल्कि सो एज का कॉम्बिनेशन जाएगा। तो क्या कर दें हम लोग, यहां पर एज काट देंगे, आई एम नॉट सो गुड एज शी। तो आपने देखा कि एज और सो एज के साथ भी हमेशा हमें सब्जेक्टिव केस का यूज करना होता है, राइट। क्लियर। तो कहां पर सब्जेक्टिव केस लगाना है, कहां पे ऑब्जेक्टिव केस लगाना है, ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। और अब हम लोग बात करने जा रहे हैं बच्चे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की, कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, अब जैसा कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। जैसा कि ये नाम से पता चल रहा है, रिफ्लेक्शन, किसी चीज का रिफ्लेक्शन। जैसे कि ये एक मिरर है और यहां पर एक से बउआ खड़ा हुआ है, ये देखिए, ये देखिए यहां पर एक बउआ खड़ा हुआ है मिरर के सामने। तो अगर ये मान लो इसका नाम है आई, यानी मैं, तो ये खुद को देखेगा। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट होगा ना खुद। ये शीशे में किसको देखा, अपने आप को, यानी कि ये माई सेल्फ को देखेगा, खुद को। अगर ये ही होता तो ये किसको देखता, हिमसेल्फ को। अगर इसके साथ इसके भी बच्चे भी आ जाएं तो हो जाएगा ये वी, और वी के लिए आर सेल्स, राइट। तो जितने भी सेल्स और सेल्स वाले वर्ड होते हैं वो क्या कहलाते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाते समय कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, वो क्या क्या है वो देखें। जैसे पहला, अक्सर लोग जब अपना इंट्रोडक्शन देते हैं तो कहते हैं माई सेल्फ इज, ऐसे, माई सेल्फ इज जॉन। गलत है ये, कई सेलिब्रिटी भी इसका यूज करते हैं, हेलो माई सेल्फ जॉन, माई सेल्फ प्रियंका, वट एवर द नेम इज, लेकिन ये गलत है। रीजन क्या है भाई, माई सेल्फ का मतलब होता है स्वयं, खुद। तो स्वयं जॉन हूं, ये थोड़ी बोलोगे मैं जॉन हूं,
या मेरा नाम जॉन है ऐसे बोलो, माई नेम इज जॉन, और आई एम जॉन और माई नेम इज, ये दोनों तरीके सही हैं जब अपना नाम किसी को बताए। नेवर से माई सेल्फ, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, ये अकेला बिना सब्जेक्ट के नहीं यूज किया जा सकता, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, स्वयं। लेकिन हाँ, ये सब्जेक्ट के साथ यूज कर सकते हैं, जैसे आई माई सेल्फ डू माई वर्क। अब क्या मतलब हुआ कि मैं स्वयं अपना काम करता हूं, मतलब खुद से करता हूं, किसी और की सहायता नहीं लेता हूं। तो ये सेंटेंस अपने आप में सही। पता क्या चला कि कोई भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट अकेला कभी यूज नहीं किया जा सकता। अगर सब्जेक्ट के बाद लगाया गया है तो हाँ, सब्जेक्ट को एम्फेसाइज करने के लिए, जोर देने के लिए, स्वयं का सेंस देने के लिए लगाया जा सकता है। तो पहला पॉइंट क्लियर हुआ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। अब हम लोग क्लियर करते हैं सेकेंड पॉइंट। जैसे लिखा है, you have to update you in order to get something. You have to update you in order to get something. तुम्हें अपने आप को अपडेट करना है अगर कुछ पाना चाहते हो तो, राइट? जब सब्जेक्ट अपने ही बारे में बात करता है, देखो यू हैव टू अपडेट यू, तुमको अपडेट करना है। जब सब्जेक्ट अपने ही बारे में बात करे, यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो जाए, तो अब ऑब्जेक्टिव केस नहीं लगाते बल्कि इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाते हैं। तो क्या कहेंगे, यू हैव टू अपडेट योरसेल्फ। क्लियर है भाई? ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं? अगर सब्जेक्ट अपने ही बारे में बात करे, जैसे अगर कोई सुसाइड करता है तो हम ये कहेंगे शी किल्ड हर, नहीं, शी किल्ड हरसेल्फ। जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो जाए तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाया जाता है, राइट? ये पॉइंट भी डिस्कस हो गया, क्लियर हो गया। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं कि कहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग समझेंगे कि दो टाइप की वर्ब्स होती है, एक ट्रांजिटिव वर्ब होती है, ट्रांजिटिव, और एक होती है इंट्रांजिटिव वर्ब, राइट? अगर पूछा जाए दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो ट्रांजिटिव ये विद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जब सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो तब, और ये होता है विदाउट ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब आप सोच रहे होगे सर ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता क्या? जैसे आई गो टू स्कूल। अब आप कहो कि सर यहां पर तो स्कूल ऑब्जेक्ट है, नहीं स्कूल ऑब्जेक्ट नहीं है। रीजन क्या है कि बीच में प्रीपोजिशन आ गया। लेकिन आई क्लीन द टेबल, तो यहां पर टेबल एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा क्योंकि बीच में कोई भी प्रीपोजिशन नहीं है। जैसे ही वर्ब लगाया तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आ गया, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ये इनडायरेक्ट हो गया, राइट? तो जहां पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, रिक्वायरमेंट होती है, सिंपली हम ये नहीं कह सकते कि आई क्लीन, बस नहीं कह सकते। पूछेगा क्या, तो कहोगे टेबल, यानी कि ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है। तो क्लीन कैसी वर्ब होगी? ट्रांजिटिव। फिर मैंने कहा कि आई गो टू स्कूल, अगर यहां से टू स्कूल हटा भी दो, आई गो मैं जाता हूं, सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है, राइट? ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसका मतलब गो कैसी वर्ब है? इंट्रांजिटिव। मतलब जिसमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है वही ट्रांजिटिव होता है, जिसमें रिक्वायरमेंट नहीं होती वो इंट्रांजिटिव होता है। क्लियर? अब देखिए, हम इसमें हमने आपको ये क्यों बताया वो देखते हैं। अगर लिखा है कि आई इंट्रोड्यूस्ड, ठीक, आई इंट्रोड्यूस्ड हिम बिफोर द मैनेजर, क्या मतलब हुआ कि मैंने उस व्यक्ति को इंट्रोड्यूस कराया, किससे? मैनेजर से। ये सेंटेंस अपने आप में सही है।
इंट्रोड्यूस के साथ हमने ऑब्जेक्ट लगाया है जो कि ट्रांसिटिव वर्ब है, इसलिए सेंटेंस हमारा सही हो गया। अगर हम यहां पर अपनी बात करें तो क्या कहेंगे, आई इंट्रोड्यूस्ड माई सेल्फ, अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम हो जाए, आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ बिफोर द मैनेजर। लेकिन अगर हम ना तो ऑब्जेक्ट दे ना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और सिंपली ये कह दे कि आई इंट्रोड्यूस्ड बिफोर द मैनेजर, सिंपली अगर हम ये कहें कि आई इंट्रोड्यूस्ड बिफोर द मैनेजर, तो सेंटेंस गलत होगा, क्योंकि यहां पर कुछ कमी यह है कि मैंने इंट्रोड्यूस कराया मैनेजर के सामने, किसे कराया दैट इज नॉट गिवन। जब ट्रांजिटिव वर्ब के केस में यहां पर ऑब्जेक्ट ना हो तो भी हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाकर सेंटेंस को सही करते हैं और कहते हैं आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। अगर कुछ नहीं है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा दिया, अब ये सेंटेंस सही हो गया। यहां पर क्या था, ऑब्जेक्ट था, यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं था तो क्या लगा दिया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, राइट। तो यहां पे एक कॉन्सेप्ट निकल के आया कि अगर ट्रांजिटिव वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करोगे तभी हमारा सेंटेंस सही होगा, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा। एक और एग्जांपल, वी एंजॉयड द पार्टी, हम लोगों ने एंजॉय किया पार्टी को, ऑब्जेक्ट की तरह पार्टी हमने यूज किया, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। लेकिन अगर इसको ऐसे यूज करें कि वी एंजॉयड एट द पार्टी, वी एंजॉयड एट द पार्टी, क्या एंजॉय किया दैट इज नॉट गिवन, हमने पार्टी में एंजॉय किया। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है, यहां पर आइसक्रीम लगा दें, आई एंजॉयड, वी एंजॉयड आइसक्रीम एट द पार्टी, तो सही हो जाता। अगर ऑब्जेक्ट नहीं लगाया तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाकर सही करने का दूसरा तरीका होता है, वी एंजॉयड आवरसेल्व्स। अब सेंटेंस हमारा सही हो गया। तो यहां पर ये क्लियर होके आया है कि जहां पर ट्रांसिटिव वर्ब हो साथ में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है, राइट। अब इसमें एक चीज और निकल के ये आती है कि कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जो इंट्रांसिटिव होती हैं जिनके साथ hमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना नहीं उचित माना जाता, जैसे दे गैदर्ड themselves in the field, और दूसरा she is hiding herself behind the table। अब ऐसा लग सकता है आपको कि सेंटेंसेस जो लिखे हैं वो सही है लेकिन गलत है, क्योंकि गैदर का मतलब होता है इकट्ठा होना, इकट्ठा करना नहीं होता, इकट्ठा होना, यानी कि इंट्रांसिटिव वर्ब है, इंट्रांसिटिव। और हाइड का मतलब होता है छिपना, छुपाना नहीं होता, तो ये भी क्या है, इंट्रांसिटिव वर्ब। जब इंट्रांसिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दे के ऑब्जेक्ट क्यों दे रहे हो, इसका मतलब यहां से देमसेल्व्स हटेगा और यहां से हरसेल्फ हटेगा। सिंपली इतना बोलेंगे कि दे गैदर्ड इन द फील्ड, मतलब वे फील्ड में इकट्ठा हुए, अपने आप को इकट्ठा किया उन्होंने, ये लगाने की जरूरत नहीं, गलत हो जाएगा। शी इज हाइडिंग, वह छुप रही है टेबल के पीछे, वह खुद को छुपा रही, क्योंकि हाइड का मतलब छुपाना नहीं होता बल्कि छिपना होता है, इसलिए यहां पर हम हरसेल्फ का यूज नहीं कर सकते। तो ट्रांजिटिव वर्ब के साथ आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और अगर इंट्रांजिटिव वर्ब है तो उसके साथ कभी भी ऑब्जेक्ट या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज मत करना, राइट। तो ये दो बातें निकल कर आई सामने जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। अब अगर हम इसमें बात करें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेटिव प्रोनाउन की, रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, कई टाइप के होते हैं। आमतौर पे अगर हम बात करें कि हु आर यू, ये पूछ रहा है हु आर यू, यहां पर ये रिलेटिव प्रोनाउन नहीं बल्कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, क्वेश्चन पूछ रहा है, राइट। लेकिन अगर हम कह दें ही इज माई टीचर हु लिव्स हियर, देखिए ही इज माई टीचर हु लिव्स हियर, वह मेरे टीचर हैं, अध्यापक हैं जो कि यहां पर रहते हैं। तो अब यहां पर हु का मतलब कौन नहीं है, यहां पर कौन, तुम कौन हो, लेकिन यहां पर क्या है, जो, यहां पर ये बन गया रिलेटिव प्रोनाउन। तो कुछ रिलेटिव प्रोनाउन है कहां कहां पे यूज किए जाते हैं, जल्दी से हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट।
कि कौन कौन से रिलेटिव प्रोनाउन कहाँ कहाँ पे यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है हमारा हु, और हु याद रखिए हमेशा एज ए सब्जेक्ट आता है, और किसके लिए आता है? ओनली फॉर पर्सन्स। अगर हम बात करें whom की, तो whom एज एन ऑब्जेक्ट आता है, और किसके लिए? ओनली फॉर पर्सन से भी। क्लियर? अगर हम बात करें which की, तो which सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों की तरह यूज किया जा सकता है, और ये एनिमल्स थिंग्स के लिए आता है, नॉट फॉर ह्यूमंस। अगर हम बात करें हुज की, तो हुज पोजीशन का सेंस देता है, जिसका आता है पर्सन और एनिमल के लिए। और ध्यान रहे नॉन लिविंग के लिए नहीं आ सकता हुज का यूज, नॉन लिविंग को यहां पर काट देंगे। हुज का यूज नॉन लिविंग के लिए नहीं किया जा सकता, राइट? इसको रब कर देते हैं। अब अगर हम व्हाट की बात करें एज ए रिलेटिव प्रोनाउन, तो व्हाट एज ए रिलेटिव प्रोनाउन कहां पर आता है ये देखते हैं। जैसे you can wear the dress what you like। दूसरा, you can wear what you like। किसमें what का यूज सही है? बच्चे व्हाट का यूज तब करते हैं जब हमारे पास वो एंटीसीडेंट मिसिंग होता है। एंटीसीडेंट का मतलब ये होता है बच्चे कि जिसके बारे में रिलेटिव प्रोनाउन आगे बात करता है। जैसे अगर हम कहें ही इज द पर्सन हु आई लाइक, तो यहां पर गलती क्या है? ही इज द पर्सन हु आई लाइक। अब देखो, जिसे मैं पसंद करता हूं, मैं क्या है? सब्जेक्ट, ध्यान रखना, जिसे मैं पसंद करता हूं। हु भी क्या होता है? सब्जेक्ट। दो सब्जेक्ट अगल बगल एक साथ आ नहीं सकते, तो क्या करेंगे? इसको बना देंगे ऑब्जेक्ट। यहां पर होना चाहिए क्या? ऑब्जेक्ट। जिसे मैं पसंद कर, मैं जिसे पसंद करता हूं ऑब्जेक्ट है मेरे लिए, तो यहां पर हु गलत है बच्चों। क्या आएगा? हुम आएगा, यहां पर कर देंगे हुम। तो सेंटेंस क्या होगा कि ही इज अ पर्सन हुम आई लाइक, जिसे मैं पसंद करता हूं। अब अगर पूछा जाए कि इस रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट कहां पर है, तो कहोगे इससे ठीक पहले आने वाले पद को एंटीसीडेंट बोला जाता है, तो पर्सन यहां का एंटीसीडेंट है। अगर इस सेंटेंस पूछा जाए यू कैन वेयर द ड्रेस व्हाट यू लाइक, यहां पे एंटीसीडेंट क्या है? आप कहोगे ड्रेस एंटीसीडेंट है। अगर आप कहो यू कैन वेयर व्हाट यू लाइक, यहां पर एंटीसीडेंट क्या है? आप कहोगे कुछ नहीं। जब एंटीसीडेंट मौजूद नहीं होता तो व्हाट का यूज सही माना जाता है, व्हाट का यूज तभी करते हैं। यहां पर एंटीसीडेंट वो पद मौजूद नहीं है जिसके बारे में बात हो रही, इसलिए क्या लगा दिया? व्हाट। लेकिन यहां पर व्हाट का यूज गलत है। यू कैन वियर द ड्रेस, जब ड्रेस की बात हो गई तो आ जाएगा विच यू लाइक, और दैट यू लाइक भी लगा सकते हैं। तो विच और दैट लगभग एक जैसा समान मीनिंग देता है, लेकिन दैट का यूज अगर बात करें तो दैट पर्सन के लिए भी आता है, एनिमल के लिए भी आता है, और नॉन लिविंग के लिए भी दैट का यूज किया जाता है। समझ गए भाई? क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस जैसे लिखा है आई बॉट ए हाउस हु इज कॉस्टली। क्या हुआ करेक्शन? आई बॉट ए हाउस हु इज कॉस्टली। क्या आ जाएगा? मैं सीधी सी बात है, हाउस की बात कर रहा है, विच इज कॉस्टली। नेक्स्ट सेंटेंस लिखते हैं I have a pen whose cap is red। ये सेंटेंस गलत है। रीजन क्या है? मैंने भी क्या कहा था? whose का यूज
या तो एनिमल या पर्सन के लिए करते हैं, नॉन लिविंग के लिए नहीं होता। अब यहां पर हुज गलत हो गया, इसको सही करने के लिए क्या करेंगे, हम विच की सहायता लेंगे और कह देंगे आई हैव ए पेन द कैप ऑफ विच इज रेड। इस तरीके से सेंटेंस को बोलना पड़ेगा। एक और सेंटेंस देखते हैं और देखते हैं क्या करेक्शन रिक्वायर्ड होगा। रामू इज द मैन whom teaches us। देखिए, रामू इज द मैन whom teaches us। whom नहीं होगा, जो हमें पढ़ाता है, ये है वर्ब, और वर्ब से पहले ऑब्जेक्ट नहीं होता बल्कि सब्जेक्ट होता है। इसको सब्जेक्ट होने की जरूरत है, तो whom काट देंगे, बना देंगे इसको who। राइट? यहां तक कोई दिक्कत समस्या बताए भाई? रिलेटिव प्रोनाउन कैसे यूज करना है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही इसमें? अब कई लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि सर विच और दैट में क्या फर्क है। तो मैं आपको बता दूं कि दैट लगाने की कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे सुपरलेटिव डिग्री के साथ, दूसरा सम स्पेसिफिक वर्ड्स के साथ। ये आपके लिए होमवर्क है कि वो कौन कौन से स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं जिनके साथ दैट का यूज करते हैं। और तीसरा है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के साथ। विद इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इतना नोट हो गया? जल्दी से स्क्रीनशॉट इसका ले लें। चलो एग्जाम्पल लिखते हैं इसका। शी इज द बेस्ट लेडी हु इज माई मदर। या ये सेंटेंस ऐसे भी हो सकता है कि शी इज द लेडी हु इज द बेस्ट मदर। चाहे सुपरलेटिव डिग्री इधर हो रिलेटिव प्रोनाउन के, चाहे उधर हो, ये हु गलत है यहां पर। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सुपरलेटिव डिग्री, इसको क्या बनाना पड़ेगा आपको, दैट में। दैट इज माई मदर। कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं, उसका आपको नहीं बता रहे हैं, वो आपको होमवर्क करना है, मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में कि कौन कौन से स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं जिनके साथ विच की जगह पे या हु की जगह पे या होम की जगह पे दैट ही आता है हमेशा। दूसरा मैंने क्या लिखा था, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के साथ। जैसे मैंने कहा कि क्या ऐसा है जो भगवान के लिए इंपॉसिबल हो, व्हाट इज देयर विच इज impossible for God। What is there which is impossible for God? यानी कि शुरुआत हम कर रहे हैं एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से IP और बीच में एक रिलेटिव प्रोनाउन आ गया RP। तो जब ऐसा केस आपको मिले कि इंट्रोगेटिव से शुरुआत हो और बीच में आ जाए कोई रिलेटिव प्रोनाउन, दैट रिलेटिव प्रोनाउन मस्ट बी दैट। यहां पर आपको दैट लगाने की जरूरत है। तो क्या आ जाएगा, क्या बोलेंगे, व्हाट इज देयर दैट इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड। यानी कि कॉम्बिनेशन अगर आपको मिल जाए इंट्रोगेटिव वर्ड का, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का और साथ ही साथ रिलेटिव प्रोनाउन का, तो वो रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा और हमेशा क्या होगा, हमेशा दैट होगा। तो ये कुछ कंडीशंस हो गई दैट लगाने की। तो बच्चों आज यहीं पर रखते हैं प्रोनाउन को और इसके आगे हम लोग इसकी एक्सरसाइज लेकर आएंगे और जो बचे हुए कॉन्सेप्ट है एक्सरसाइज के माध्यम से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए चलते हैं, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद।